पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केएच टेम्परेचर पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो केएच भी बढ़ता है ना, हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस और लिक्विड मिल रहा है, तो जब गैस और लिक्विड मिलेगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। देखो एक बात पहले समझ लो, इसमें कोई भी चेंज करेंगे, ठीक है, और ये दोनों मिलके उधर की तरफ सॉल्यूशन बनने लगा, इसका मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ गया। सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है? घुलना मिलना। तो ये दोनों मिलके अगर प्रोडक्ट की तरफ जाने लगा, सॉल्यूशन बनने लगा, इसका मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ गया। और अगर कोई चेंजिंग की है जिसके कारण से सॉल्यूशन टूट के रिएक्टेंट की तरफ आने लगा, मतलब गैस और लिक्विड अलग होने लगा, मतलब सॉलिबिलिटी घट गया। तो जब भी सॉलिबिलिटी बढ़ गया मतलब ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बन रहा है। सॉलिबिलिटी घट गया मतलब ये टूट के वापस ये दोनों अलग अलग हो रहा है, तो सॉलिबिलिटी घट गया। ऐसे ये दिमाग में रखना। ठीक। दूसरा नंबर बात ये कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में, इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि हीट रिएक्टेंट साइड रहता है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, हीट रिएक्टेंट साइड रहता है, और हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ये तीन चीज इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं कि हीट प्रोडक्ट साइड रहता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, और हीट हीट रिलीज्ड होता है। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग एक्सोथर्मिक के बारे में जानते हैं, मतलब ठीक उसी का उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, सॉलिबिलिटी घट रहा है। सॉलिबिलिटी घट रहा है मतलब ये रिएक्शन इस साइड आ रहा है, ठीक है, बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, तभी तो घट रहा है। अगर उधर की तरफ जाता है ना, सॉलिबिलिटी बोलता है इंक्रीजेज, इसका मतलब उधर की तरफ जाता, सॉल्यूशन बनता। यहाँ पे घट रहा है मतलब रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, ये टूट रहा है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यही तुमको सोचना है कि टेम्परेचर किस तरफ होगा, हीट किस तरफ होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ता है। तो हीट किस तरफ होगा? प्रोडक्ट साइड होगा कि रिएक्टेंट साइड होगा? अगर तुमको ये पता चल गया कि हीट प्रोडक्ट साइड होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि हीट प्रोडक्ट साइड मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ये पता चल गया कि हीट रिएक्टेंट साइड होगा, तो ये हो जाएगा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये पकड़ना है हम लोग को कि प्रोडक्ट हीट किस साइड होगा। अब देखो क्या आ रहा है, सॉलिबिलिटी घट रहा है तो इधर आ रहा है। अब इधर आ रहा है क्या करने पे? टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाए होंगे तो हीट बढ़ा होगा। तो सोचो पहले इस साइड रख लो मन में कि इस साइड अगर हीट रख देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या होगा? सॉलिबिलिटी घट रहा है। तो सही बात है, हीट उस साइड ही रहेगा। अगर मान लो कोई बच्चा पहले इस साइड हीट रख लेता है, इस साइड हीट एज्यूम कर लेता है, तो ऐसे पहले बराबर कर लेते, अब इस साइड हीट रख लेते, टेम्परेचर बढ़ता तो हीट बढ़ता, तो ये बढ़ा देते तो कम की तरफ जाएगा ना, इधर की तरफ। इसका मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है ना, ये सॉल्यूशन बनता मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ जाता। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी घट रहा है मतलब बैकवर्ड आ रहा है, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट इस साइड रहेगा तभी जाकर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट बढ़ेगा मतलब बैकवर्ड की तरफ आएगा, मतलब सॉलिबिलिटी घटेगा। तो क्या पता चला कि हीट कहाँ होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। और जब हीट प्रोडक्ट साइड होता है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जाहिर सी बात है रिवर्सिबल है, तभी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा घटेगा। अगर इरिवर्सिबल रहता तो सॉलिबिलिटी ना बढ़ता ना, वो तो फिर नॉर्मल रहता ना, उधर बनते रहता ऐसा करके होता। तो एक्सोथर्मिक होगा और रिवर्सिबल होगा, तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सही बात है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। तो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर क्या हो गया? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन है। एसर्शन रीजन में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गलत बात, टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट केज क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पे बोल रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट घट रहा है, तो एसर्शन हो गया गलत, एसर्शन गलत। अब रीजन, रीजन में क्या है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन, सही बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो रीजन सही है। तो एसर्शन गलत,
रीजन सही, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में असर्शन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेज विद टेम्परेचर। सही बात है, टेम्परेचर पे मोलरिटी चेंज होगा। देखो, जिसका भी फॉर्मूला में वॉल्यूम हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर से चेंज होगा। क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन क्लास 11 में सुने हुए हैं, उसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी में देखो इधर में वॉल्यूम है, इधर में टेम्परेचर है। मतलब क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, तो जिसका भी फॉर्मूला में वॉल्यूम हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलरिटी के फार्मूला में वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम है मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वही नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो नॉर्मलिटी के फार्मूला में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम है तो डिपेंड करेगा, समझ गए। मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा कि नहीं टेम्परेचर पे, तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो उस पर डिपेंड, उसमें वॉल्यूम नहीं आया तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से देखते हैं। मोललिटी डिपेंड करेगा कि नहीं, तो मोललिटी का फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वॉल्यूम नहीं आया मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यही होता है पहचानने का कि कोई भी चीज़ टेम्परेचर पे कब डिपेंड करेगा, जब उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है। तो यहाँ पे बोल रहा है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, तो सही बोल रहा है, तो एसर्शन हो गया सही, है ना। और अगर रीजन का बात करेंगे, मोलरिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बदतमीज वाला बात बोल रहा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, 4 पार्ट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है मोलरिटी। ठीक है, तो रीजन हो गया गलत, एसर्शन सही, रीजन गलत, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। एसर्शन, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वा मतलब होता है पानी, तो एक्वेटिक स्पीसीज मतलब जो पानी में रहने वाला जीव हो उसी को एक्वेटिक स्पीसीज बोलेंगे। तो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। सही बात है, एक्वेटिक स्पीसीज ठंडा पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा सा गर्म पानी के रिस्पेक्ट में, है ना। ठंडा पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ठंडा पानी में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आगे रीजन भी पूछे हुआ है आगे वाला क्वेश्चन में। तो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज ठंडा पानी में, एक्वेटिक स्पीसीज को क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा मिलेगा, उस कारण से वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो एसर्शन क्या हो गया, सही, है ना। और रीजन का बात करेंगे तो रीजन में डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच एट द सेम टेम्परेचर। सही बात है, अलग अलग गैस होगा तो उसका केएच वैल्यू अलग अलग होगा। इसीलिए जितना भी हेनरीज लॉ का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग अलग गैस के लिए केएच का वैल्यू अलग अलग दिया जाता है, फिक्स नहीं होता है ना। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पहले सबसे पहले हेनरीज लॉ कैसा सॉल्यूशन के लिए था, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हेनरीज लॉ कैसा सॉल्यूशन के लिए, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर्ड टू वार्म वाटर।
अभी बात किए थे कि एक्वेटिक स्पीसीज ठंडा पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे? बिको एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर in cold water because amount of oxygen amount of oxygen is more in cold water एज कंपेयर्ड टू, क्वेश्चन से देखते मार के बोल रहे हैं, एज कंपेयर्ड टू वार्म वाटर, एज कंपेयर्ड टू वार्म वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है ठंडा पानी में, उस कारण से वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी स्टेट हेनरीज लॉ बोल रहा है, तो पहला पार्ट का तो डिफिनेशन लिख लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट, डिफिनेशन सेम ये हो जाएगा हेनरीज लॉ का, है ना। नेक्स्ट पार्ट का बोल रहा है कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर, ये डिफिनेशन के लिए जगह छोड़ दी है। आगे कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mM तो ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया 760 mM। और केएच दिया हुआ है CO2 के लिए, केएच दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁶ mm। और क्या निकालना है? सॉलिबिलिटी निकालना है। तो सॉलिबिलिटी को ये अलग अलग रूप देते हैं, कभी उसको सॉलिबिलिटी को सिचुएशन के हिसाब से मोलरिटी भी बोलते हैं, कभी मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, सॉलिबिलिटी पूछता है तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया लगता है। तो यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या निकाल देंगे? मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो पी और के एच है, तो जाहिर सी बात है पी इक्वल टू के एच इंटू काई लगाएंगे। और हेनरीज जो है गैस इन लिक्विड के लिए है, तो यहाँ पे CO2 जो है ना वो पानी में जा रहा है, तो क्लियर कट चमक रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर लिक्विड है, तो गैस इन लिक्विड के लिए ही हेनरीज लॉ रहेगा। अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का दिया हुआ है, काई भी CO2 का निकलेगा, ठीक है। और वही निकालना भी है, सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है? 760। के एच का वैल्यू 1.25 इंटू 10⁶ इंटू काई CO2। अब काई CO2 को अकेले करेंगे, दोनों मरकरी में है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, सेम यूनिट में रहना चाहिए। तो 760 बाई 1.25 इंटू 10⁶, ठीक है। अब इसको ले चलेंगे रफ में, इसको रफ में ले चलेंगे तो 760 बाई 1.25 इंटू 10⁶। कभी भी सॉल्व इधर नहीं करना चाहिए, रफ में कर लेना चाहिए, या पेंसिल से कर लो, फिर बाद में मिटा दो उसको। पॉइंट हटाओगे, ऊपर में 100 हो जाएगा, 25 से ही 5 हो जाएगा, 25 से ही 4 हो जाएगा, 5 से ही 5 हो जाएगा, 5 26 हो गया, 5 हजार 25, फिर 10 हो गया, 5 2 जार 10, है ना। 4 2 जार 8, 4 5 जार 22, 4 1 जार 4 2 6 इंटू 10⁶ नीचे है, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 6.08 इंटू 10⁻² और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये लिख देंगे आंसर, है ना, 6.08 इंटू 10⁻⁻4। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन के बराबर, तो यही आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो तो पहला पार्ट में हेनरीज लॉ पूछ रहा था, तो ये जगह छोड़ दी, हेनरीज लॉ का लिख लोगे। नेक्स्ट में न्यूमेरिकल, तो ये बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला नंबर स्टेट हेनरीज लॉ, मजेदार है यही ना, PYQ बनाने का फायदा होता है, पता चलता है कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, ये सब तो फिर अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से याद कर लेता है। याद तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि राउल्ट्स लॉ नहीं देख रहे हैं, राउल्ट्स लॉ भी हालांकि आगे मिलेगा, लेकिन वो तो याद सब करना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हाँ ज़्यादा बार पूछा गया, तो वो थोड़ा रिवीजन ज़्यादा बार हो जाता है। तो स्टेट हेनरीज लॉ, ये तो तुम्हारा ये हो गया, जगह छोड़ दिए, लिख लेना सेम बात। एंड एक्सप्लेन वाई द टैंक्स यूज बाई स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, और ये सब दिया हुआ है। तो इसका साफ साफ अप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में लिखवाए हुए हैं कि स्कूबा डाइवर्स टैंक्स का यूज क्यों करता है? टू एवॉइड बेंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड। एकदम सेम यही बात लिख देंगे, है ना, टू एवॉइड बेंड्स
and toxic effect of high concentration of N2 in the blood, N2 in the blood, uh, N2 in the blood tanks used by, क्वेश्चन से देखते ही मार के, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है एज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार, प्रेशर दिया हुआ है 6 बार। कैलकुलेट द सॉल्विटी ऑफ आर्गन गैस इन वाटर, सॉल्विटी निकालना है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, केएच दिया हुआ है, केएच दिया हुआ है तुम्हारा 40 किलो बार, और सॉल्विटी निकालना है। यहाँ पे भी सॉल्बिलिटी का सेंस क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो क्वेश्चन बनाते बनाते अपने वो आइडिया लग जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं घबराना होता है, क्योंकि देखो पी दिया हुआ है, के एच दिया हुआ है, जाहिर सी बात है पी इक्वल टू के एच इंटू काई लगाएंगे तो सॉल्बिलिटी निकलेगा, है ना। तो इसके लिए लगा देते हैं पी इक्वल टू के एच इंटू काई, और यहाँ पे देखो आर्गन गैस है ना, तो आर्गन, यहाँ पे भी आर्गन। अब प्रेशर कितना दिया हुआ है 6, केच दिया हुआ है 40 किलो बार, तो बार में करेंगे तो 10 पे पावर 3, 1 किलो बार में कितना बार, 1000 बार, 1000 मतलब 10 पे पावर 3 इंटू काई ऑफ आर्गन, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/40 इंटू 10 पे पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको ले चलते हैं रफ में, इधर साइड में 6/40 इंटू 10 पे पावर 3। ठीक है, 2 से ही 3 हो जाएगा, 2 से ही 20 हो जाएगा, है ना। तो अब 3/2 तो 1.5 हो जाएगा, और ई 10 और 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4 नीचे, ऊपर जाएगा 10 पे पावर -4 हो जाएगा, है ना। तो 1.5 इंटू 10 पे पावर -4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एक्वेटिक स्पेसीज वाला अभी बताए हैं, एक्वेटिक स्पेसीज ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों रहता है कोल्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेम वही हो जाएगा इसका। और सेकेंड नंबर का बात करेंगे, एट हायर अल्टीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। ये सब कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में मिल जाएगा। तो हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ठीक से सोच नहीं पाएगा, वीकनेस टाइप का लगेगा। तो यही बात है, तो क्या बोलेंगे, एट हायर अल्टीट्यूड, एट हायर अल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर, अल्टीट्यूड TUDES, at higher altitudes partial pressure of oxygen is less than that of ground level, है ना। ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, ड्यू टू विच पीपल सफर फ्रॉम, सब रटना नहीं है, समझना है ना, समझ के दिमाग में करना है, ये नहीं कि लैंग्वेज लिख देना तो लैंग्वेज रट लेंगे धर के, है कंसेप्ट रखेंगे और उसको समझ के अच्छे से दिमाग में रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, और उसके बाद अपने लैंग्वेज लिखने आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर भी होगा तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत का बात नहीं है, कंसेप्ट रहेगा तो फिर लिख देंगे। तो पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया, एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक,
इनएबिलिटी टू थिंक। अगर रटना भी चाहिए ना तो मेन बात ये नहीं कि पूरा क्वेश्चनों वाला पार्ट रट लिए, अरे ज़्यादातर तो क्वेश्चन वाला पार्ट लिखे हैं तो वो नहीं याद करना चाहिए, मेन बात समझ के रखना चाहिए, इनएबिलिटी टू थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज कितना 0.88। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.88 और निकालना क्या है मोलालिटी ऑफ इथेनॉल। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ मोलालिटी का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ के हम लोग मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का जुगाड़ करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट का जुगाड़ करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे फिर पुट करेंगे, बन जाएगा। और अब ये अगर मान लो मोललिटी का फार्मूला लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का टारगेट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दिया हुआ है 0.88 और ये सॉल्यूशन में दो चीज़ है, एगो इथेनॉल है और एगो H2O है, पानी है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH और दूसरा H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0.88 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.88, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है आउट ऑफ 1, तो 1 में से अगर घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH आ गया 0.12। अब इसको तोड़ देंगे तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर में मोल ऑफ C2H5OH और नीचे में मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ H2O। तो इसको तोड़ देंगे तो मोल ऑफ C2H5OH मोल ऑफ C2H5OH 0.12 मोल आ जाएगा, 0.12 मोल आ जाएगा। और नीचे में मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ H2O वो 1, उसका कोई काम है नहीं तो लिख के क्या करेंगे फालतू में। तो अभी चलो तुमको एक चीज आ गया, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, अब टारगेट क्या रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, तो उसी तरह जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH दिया था, इसको खोल दिए थे तो मोल ऑफ C2H5OH आ गया था, उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दिया हुआ है 0.88, इसको खोल देंगे तो मोल ऑफ H2O ऊपर और नीचे में क्या हो जाएगा मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ C2H5OH। तो मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा 0.88, 0.88 मोल, ये आ गया, ठीक है। चलो फिर से एक बार मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये तो है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है अभी, मोल आ गया सॉल्वेंट का। अब मोल से क्या निकाल लेंगे मास निकाल लेंगे, तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास, तो मास ऑफ H2O अब बाई इसका मोलर मास, ठीक है। तो मोल ऑफ H2O कितना रख देंगे 0.88, मास ऑफ H2O निकालने का टारगेट है और मोलर मास इसका कितना होता है 18 है ना, 2 और 16 18 हो जाएगा। तो मास ऑफ H2O अगर अकेले करेंगे तो 0.88 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 8 जार 144, 14 बचेगा, फिर 18 8 जार 144 और 14 144 और 10 154 और 4 158, तो 15.84 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा मास ऑफ H2O आ गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब मोलालिटी का फार्मूला लगाया जाए, अब मोलालिटी का फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इथेनॉल है तो उसका मोल कितना है 0.12 और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी है तो इसका 15.84, ये ग्राम में है बुआ, तो केजी में करेंगे तो 22,000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो रफ में, अभी तो हम इधर कर रहे हैं लेकिन तुम लोग रफ में करो या फिर मेन में करो, तो पेंसिल से करो मिटा दो फिर। तो 0.12 अब बाई 15.84, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 12,1584 और ऊपर में कितना है 1000, चाहो तो काट भी सकते हो चाहो तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो 2 से थोड़ा काटते हैं, 2 से 6,
टू सेवन जार 14, टू नाइन जार 18 और ये टू टू जार 4। फिर टू से ही 3 हो जाएगा, टू थ्री जार 6, टू नाइन जार 18, टू सिक्स जार 12 और कट सकता है लेकिन चलो ठीक है। और दो से ही 500, टू वन जार 2, टू नाइन जार 18, टू एट जार 16, टू नाइन जार 18 और फिर टू नाइन जार 18 और टू से ही कितना हो गया 250। अब नहीं कटेगा, 250 इंटू 3 कितना हो गया 750 और नीचे में 99। अब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 99 और इधर में 750। क्लियर कट दिख रहा है, 7 बार में लगेगा। तो 7 9 जार 63, 7 9 जार 63 और 6 69। 10 से 3 7 हो गया, 14 से 9 5 हो गया, एक खत्म हो गया। डिसिमल देंगे 570 हो जाएगा 5 बार में, है ना। तो बस रहने देते हैं ना 7.5। 7.5 मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, स्मॉल m। ये हो गया आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहले गिवन लिखना चाहिए, ये नहीं कि देखते देखते बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले गिवन लिखना चाहिए, फिर फार्मूला सोचना चाहिए, फिर बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगर बाय द वे एक स्टेप आ गया, गिवन लिख लिए, फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो कम से कम उस स्टेप का तो नंबर मिलेगा ना जी, है ना। गिवन भी लिख दिए, फार्मूला भी लिख दिए, तो 2 स्टेप का नंबर मिलेगा। आंसर भी आ गया तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ये अब एकदम पूरा एक के बार सोचने लगे, ऐसा ही बनाने लगे लोल पे, उस तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, KH दिया हुआ है तुम्हारा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालना है, 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर। मास ऑफ सोडा वाटर, वाटर का फार्मूला तो H2O ही होता है, तो 540 ग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है, 540 ग्राम। और व्हेन पैक्ड अंडर इतना प्रेशर, तो प्रेशर दिया हुआ है तुम्हारा 3.34 इंटू 10⁵ पास्कल, ये दिया हुआ है एट द सेम टेम्परेचर। चलो ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट किसका दिया हुआ है, CO2 का, तो प्रेशर भी CO2 का ही दिया हुआ है, तो P इक्वल टू KH इंटू काई, ये तो प्रेशर CO2 का, काई भी CO2 का, ठीक। ये लगा दिए, जब भी हेनरीज लॉ यही करते हैं। अब कितना दिया हुआ है प्रेशर 3.34 इंटू 10⁵ इक्वल टू KH 1.67 इंटू 10⁸ इंटू काई CO2। इससे क्या फायदा होगा, काई CO2 निकाल लेंगे, उसके बाद उसको खोल देंगे तो मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O, तो उससे मोल ऑफ CO2 निकल जाएगा जो कि पूछ रहा है। तो काई CO2 को अकेले करेंगे तो 3.34 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 167 से डिवाइड कर देंगे, तो 167 और इधर 334 दो बार में, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 1 13 1, ठीक है, 2 बार में, है ना। तो तुम्हारा क्या आ गया 2 और 10⁵ और नीचे में 10⁵ है, तो 5 - 8 हो जाएगा ना, तो 10⁻³ हो जाएगा, नहीं इतना तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया। अब जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया, अब इसको खोल देंगे तो मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मोल ऑफ CO2 पूछ रहा है, चलो ये ठीक है। और नीचे में मोल ऑफ CO2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, काहे कि ये वाला वैल्यू बहुत कम है, 2 इंटू 10⁻³ कम है, तो उस कारण से CO2 उसमें बहुत कम होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन बहुत कम आया है, ठीक है। तो नीचे में नेग्लेक्ट हो जाएगा मोल ऑफ CO2 और मोल ऑफ पानी। मोल ऑफ पानी, पानी का मास कितना दिया हुआ है 540, मास दिया रहता है तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाई मोलर मास, तो 540। अब बाई मोलर मास, तो मोलर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पानी का मोलर मास 18 ना बुआ, इसका 2 16 है ना 18। तो मोल ऑफ CO2 पूछ रहा है क्वेश्चन में, मोल ऑफ CO2 को अकेले कर देंगे तो क्या हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू 540, अब बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। तो 2 से ही 9 हो गया, इसको इधर नहीं काट कुट करने का, रफ में करने का। अगर यहाँ सोचा हो जा रहा है, लग रहा है कि इजली कट जाएगा, उस कारण से ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो रफ में ले जाते हैं। तो 2 से ही कितना हो जाएगा 9 और 9 6 जा 54, तो 60 हो गया, तो 60 का 6 लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना,
6 लिख दिए, और 10 पे पावर -3 कितना हो गया, 10 पे पावर -2 मोल, है ना। अगर इसी को 6/100 मतलब 0.06 मोल लिखा रहा है तो सेम बात, अरे सेम है दोनों यार, ठीक है।